हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है क्लास 10वां का सब्जेक्ट बायोलॉजी जीव विज्ञान का एक्सरसाइज 2 श्वसन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि श्वसन क्या है, श्वसन की प्रक्रिया क्या क्या है, श्वसन में कौन कौन से प्रक्रिया जो है होती है, यह भाग 1 है। तो सबसे पहले हम लोग जो है श्वसन के बारे में जानते हैं। उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप जिसके द्वारा सजीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे ही श्वसन कहते हैं। उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप मतलब इसमें कई प्रक्रियाएं होते हैं और सभी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह प्रक्रिया श्वसन कहलाता है। मतलब जिस प्रक्रिया के द्वारा शरीर के अंदर में सजीवों के शरीर के अंदर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिससे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ऊर्जा उत्पादन होती है, वही प्रक्रिया श्वसन कहलाता है। हम लोग अगर विस्तार से देखें तो श्वसन कह रहा है कि वैसी क्रियाओं का सम्मिलित रूप जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिका ईंधन अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है विशिष्ट एंजाइम के उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा अर्थात एटीपी का उत्पादन होता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहलाता है। ये इसमें कह रहा है कि क्रियाओं का सम्मिलित रूप जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन जो है शरीर ग्रहण करते हैं, मतलब हम लोग सांस लेते हैं वातावरण से, वैसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया का में हम लोग वातावरण से ऑक्सीजन जो है नाक के सहयोग से हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और वह ऑक्सीजन जो है वो रक्त के माध्यम से, रक्त में जो हेमोग्लोबिन होते हैं उसके माध्यम से कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। कोशिका में पहुंचने के बाद वह ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के साथ ऑक्सीकरण की क्रिया करती है विशिष्ट एंजाइम के मदद से। मतलब वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके फेफड़ा में पहुंचाकर फेफड़ा से वो जो है हृदय के माध्यम से रक्त के सहारे जो है कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचा दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया कई चरण इतने में हो गए। पहला हम लोग जो है ऑक्सीजन को ग्रहण किया वातावरण से, फेफड़ा में आया, फेफड़ा से ऑक्सीजन जो है वो हृदय में गया रक्त के सहारे, और रक्त को जो है प्रेशर दबाव देकर वो रक्त में जो ऑक्सीजन घुल जाते हैं वह ऑक्सीजन को कोशिका तक रक्त के सहारे पहुंचा दिया जाता है। जब रक्त जो है कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचा देता है तो वहाँ पर ग्लूकोज उपस्थित होते हैं और वह ग्लूकोज जो है विशिष्ट एंजाइम के उपस्थिति में ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होती है, अर्थात ग्लूकोज का विखंडन होता है और विखंडन करने के बाद वहाँ से जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे ग्लूकोज ऑक्सीकृत होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वह ऑक्सीकृत होने के बाद वहाँ से एक एटीपी जैव ऊर्जा उत्पन्न होती है। वही ऊर्जा हमारा कार्य करने में मदद करता है तथा ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का भी उत्पत्ति होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर कोशिका से जो है मतलब
बाहर निकाल दिया जाता है, कोशिका से बाहर, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरी जो संपूर्ण जो है ऊर्जा उत्पादन से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, ये संपूर्ण प्रक्रिया श्वसन के अंतर्गत में आती है। यहाँ हमने जो है शुरू से ही जो है टॉपिक पर फिर से बात करते हैं। यहाँ का वैश्विक क्रियाओं का सम्मिलित रूप जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। कोशिका में डायरेक्ट जाते नहीं है। यहाँ देखिए स्पष्ट कर रही है कि वैश्विक क्रियाओं का सम्मिलित रूप, माने सम्मिलित रूप का मतलब कई इसमें प्रक्रिया होते हैं, जिसमें पहला प्रक्रिया जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वातावरण से ग्रहण करता है। तो यह ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद वह ऑक्सीजन जो है फेफड़े तक पहुंचते हैं। फेफड़ा तक पहुंचने के बाद वहाँ रक्त आती है, हेमोग्लोबिन। वहाँ हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को मतलब ग्रहण करता है और ग्रहण करके पुनः जो है हृदय में वो जाता है। हृदय में जो है हृदय जो है उसे जो है फिर कोशिका तक पहुंचाती है। तो इस तरह से ये कार्य करती है। तो वही कह रहा है कि वैश्विक क्रियाओं का सम्मिलित रूप जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। और जब कोशिका में जो ऑक्सीजन पहुंचती है तो वहाँ पहले से उपस्थित ग्लूकोज जो होते हैं, वहाँ ग्लूकोज जो उपस्थित होते हैं, वह ग्लूकोज के साथ वह ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकृत करती है विशिष्ट एंजाइम के उपस्थिति में। जैसी जो है ऑक्सीकृत ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया करती है, तो रासायनिक अभिक्रिया करने के उपरांत में वहाँ से जैव ऊर्जा वो उत्पन्न करता है, जिसको एटीपी कहते हैं। एटीपी का उत्पादन होता है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी उत्पादन होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से जब बाहर निकाल दिया जाता है तब वो संपूर्ण क्रिया श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहलाता है। ये संपूर्ण क्रिया जो होते हैं, जब कोशिका को जो है कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है, जब वो बाहर निकल जाता है तब इसी संपूर्ण क्रिया को ही श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। इसी को हम लोग कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ऊर्जा जो है शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाते हैं एटीपी के रूप में, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये संपूर्ण क्रिया श्वसन अर्थात कोशिकीय श्वसन कहलाता है। इसमें देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे रासायनिक अभिक्रिया का, तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो है ग्लूकोज है C6H12O6। ये ग्लूकोज जो है कोशिका में उपस्थित रहते हैं। जब ऑक्सीजन जो है वातावरण से ये ऑक्सीजन का छो अणु जो है ग्लूकोज से अभिक्रिया करता है, तो ये ग्लूकोज जो है जैसे ऑक्सीजन उसको मिलता है तो वो ऑक्सीकृत होता है, दोनों मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का छो अणु। तो ऑक्सीकृत करने के पश्चात जो उससे निर्माण होती है, उत्पादन होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का छो अणु उत्पादन करता है, जिसको जो है ये शरीर से बाहर निकल जाता है। इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जब ये बाहर निकलता है तब ये संपूर्ण श्वसन कहलाता है। ये जो है विषैला गैस है जो शरीर में हम नहीं रख सकते हैं, शरीर इसको जो है नहीं रख सकता, ये विकार पदार्थ है, इसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। उसके साथ जो है जल का उत्पन्न होता है, ये जल भी जल का छो अणु उत्पन्न होता है जो शरीर में ही संचित कर लिया जाता है जल को, और उसके साथ एटीपी ऊर्जा जैव ऊर्जा जो है उत्पन्न होते हैं। ये 38 अणु के रूप में, जो 38 एटीपी अणु के रूप में उत्पन्न होते हैं, जो ये ऊर्जा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाते हैं, और यही ऊर्जा हमें कार्य करने में मदद करता है। तो इस तरह से ये जो संपूर्ण प्रक्रिया जो हो रही है ये श्वसन कहला रहा है कि जो है ऑक्सीजन आएगा कहाँ से, तो ऑक्सीजन आ रहे हैं वातावरण से। वातावरण से ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन जो है कोशिका तक पहुंचा। कोशिका में ग्लूकोज हमें जो भोजन करते हैं वो भोजन से ग्लूकोज प्राप्त होता है। वह ग्लूकोज जो है हमारा जो है कोशिका में जाके संचित होता है। इधर से ऑक्सीजन पहुंचते हैं, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन का छो अणु
जो है दोनों मिलकर ऑक्सीकृत करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है। तब उसके उपरांत जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु बनते हैं, जल का 6 अणु बनते हैं, प्लस 38 ATP जो है जैव ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। ये संपूर्ण क्रिया ही हमारा कोशिकीय श्वसन या फिर श्वसन प्रक्रिया कहलाता है। दूसरे उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं, तो आप इस ढंग से भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये ग्लूकोज है C6H12O6, जैसे कि अभी हमने चर्चा कर रहे थे। यहाँ ऑक्सीजन का 6 अणु जो है वातावरण से कोशिका में आ गया है, तो ये दोनों जो है रासायनिक अभिक्रिया करके यहाँ देखिए विशिष्ट एंजाइम के मदद से, यहाँ विशिष्ट एंजाइम के मदद से ये दोनों ऑक्सीकृत करते हैं। ऑक्सीकृत करने के बाद रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु बना है, प्लस जल 6 अणु बना है, और प्लस ATP एनर्जी जिसको ऊर्जा कहते हैं, ये ऊर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया जो हो रही है इसी को हम लोग जो है जैव श्वसन कहते हैं, इसी को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। मतलब कोशिकीय श्वसन में जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं तो उसको हम लोग जो है लिख सकते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 जो है दोनों ऑक्सीकृत विशिष्ट एंजाइम में जो है ऑक्सीकृत किया है, तो उससे उत्पन्न जो हुआ है CO2 प्लस 6 आपका H2O प्लस ATP, मतलब 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP जो है आपका प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रक्रिया को ही हम लोग जो है कोशिकीय श्वसन या श्वसन कहते हैं। तीसरा उदाहरण भी समझ सकते हैं, आपको समझाने के लिए हमने तीसरा उदाहरण का भी प्रयोग किया है। तो यहाँ देखिए ये ग्लूकोज है जो भोजन से हमें प्राप्त होते हैं, यह वातावरण से देखिए ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है। ऑक्सीजन का 6 अणु दोनों कोशिका में पहुँचने के बाद ये विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हुआ है। तो ऑक्सीकृत होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु बना, आपका जल का 6 अणु बना, प्लस एनर्जी अर्थात ATP जो है आपका 48 गो ATP अणु प्राप्त होते हैं ऊर्जा के रूप में, जिससे हम लोग यहाँ कार्य करते हैं, हर कार्य करते हैं। जिस तरह से शारीरिक कार्य होते हैं वो सब कार्य करने में हमारा मदद करता है। तो ये जो समीकरण है ये श्वसन का जो है समीकरण है। तो इस तरह से अभी हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे कि ATP जो है उत्पन्न होते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 दोनों अभिक्रिया करते हैं, तो हमारा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP ऊर्जा प्राप्त होते हैं। तो ATP है क्या? ATP के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ATP है क्या। तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होते हैं, इसका पूरा जो है नाम होते हैं। इसका उत्पादन जो है शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में ही सिर्फ होता है। जो जीवित कोशिका होते हैं उसी में जो है ये इसका उत्पादन होते हैं ATP के। ATP का उत्पादन सिर्फ जीवित कोशिका के अंदर में होता है। इसे रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक भी कहा जाता है। और ATP का जो है दूसरा नाम जो है रासायनिक ऊर्जा का, जो रासायनिक ऊर्जा होते हैं उस ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक के नाम से इसे ATP को जाना जाता है। ATP जो है एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यह 38 अणु ATP का निर्माण होता है। जैसे कि अभी हम लोग ने पीछे चर्चा कर रहे थे समीकरण में कि 38 ATP अणु जो है ग्लूकोज के टूटने से ऑक्सीकृत होने से हमें प्राप्त होता है। 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं, जल प्राप्त होते हैं 6 अणु, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु प्राप्त होता है। तो उसमें 38 का वही कि एक जब ग्लूकोज का एक अणु जो है पूर्ण रूप से जब ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया कर लेता है, तो ऑक्सीकृत होने के बाद ग्लूकोज जो है विखंडन जब होता है, टूटता है, तब उससे हमारा जो है 38 गो अणु जो है ATP के रूप में उससे प्राप्त होता है। ATP का ऊर्जा का भंडार है, और ATP जो है एक प्रकार का ऊर्जा का भंडार है। उसमें ऊर्जा संचित होते हैं जो हमारे शरीर को कार्य करने में मदद करते हैं, कोशिका को कार्य करने में मदद करते हैं, जिससे हम लोग ऊर्जा का मुद्रा भी कहते हैं और इसे ऊर्जा का मुद्रा भी कहा जाता है। ATP
में संचित ऊर्जा जो है जीवों की आवश्यकता, एटीपी में संचित ऊर्जा जीवों की आवश्यकता के अनुसार विघटित होकर ऊर्जा विमुक्त करते हैं। और एटीपी में जो ऊर्जा, भी हम लोग ने कहा एटीपी ऊर्जा का भंडार है, तो एटीपी में जो संचित ऊर्जा होते हैं वह ऊर्जा जीवों की आवश्यकता अनुसार विघटित होकर वह ऊर्जा विमुक्त करता है, मुक्त करता है। अब जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे वह ऊर्जा हमें प्रदान करता है, और वह एटीपी ऊर्जा देने वाला वो है एटीपी। या जो है वो एटीपी जो संचित होते हैं वो कोशिका के अंदर में एक विशिष्ट रचना होते हैं कोशिका द्रव में, वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसी के अंदर में एटीपी जो है ये संचित होते हैं ऊर्जा। और जैसे जैसे मनुष्य के कार्य करते हैं, कार्य करने में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, वैसे वैसे वह एटीपी जो है माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी अपना ऊर्जा विमुक्त करती है, देती है, जिसमें जीवों के विभिन्न जैविक क्रियाएं संचालित होती है। जैसे कि अभी हमने कहा कि जैसे उसको कार्य करना होता है तो विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो यह ऊर्जा एटीपी से ही हमें प्राप्त होता है। अब हम लोग जो है दूसरा रूप देखेंगे, श्वसन की विमुक्त ऊर्जा। श्वसन में जो है श्वसन की क्रिया में हमको कितना जो है ऊर्जा मुक्त होता है, प्राप्त होता है। तो एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा विमुक्त होती है। जब एक ग्लूकोज जो है पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होती है, ऑक्सीकरण करती की क्रिया कर लेता है पूर्ण रूप से, तो एक ग्लूकोज का जो अणु जो है ऑक्सीकरण की क्रिया करने के पश्चात उससे जो है हमें जो है 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, तो इसे जो है ध्यान में रख के कार्य करेंगे, हम लोग याद रखेंगे। अब जो है दूसरा टॉपिक जो है कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन जो है दो अवस्थाओं में होती है। कोशिकीय जो श्वसन होता है, अभी हम लोग कोशिकीय श्वसन का परिभाषा देखा, तो कोशिकीय श्वसन जो है संपूर्ण जो है कोशिकीय श्वसन की 2 अवस्थाएं होती है। मतलब कोशिकीय श्वसन जो है 2 प्रकार के होते हैं, 2 तरह से कोशिकीय श्वसन होते हैं। पहला जो होते हैं अवायवीय श्वसन और दूसरा होते हैं वायवीय श्वसन। पहला अवायवीय श्वसन और दूसरा जो है वायवीय, अवायवीय श्वसन और दूसरा वायवीय श्वसन होते हैं। तो हम लोग जो है अवायवीय श्वसन के बारे में हम लोग विस्तार रूप से देखेंगे कि अवायवीय श्वसन जो है क्या होते हैं। तो कह रहा ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को ही अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। कह रहा है बुआ कि ऑक्सीजन के जो अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के बिना जो है जो मतलब श्वसन की जो क्रिया होती है वही श्वसन अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। यह जो श्वसन जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होते हैं। यहाँ अवायवीय श्वसन के अंतर्गत जो है ग्लूकोज का जो विखंडन, आंतरिक विखंडन जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ही होता है। अभी हम लोग जो है परिभाषा में देख रहे थे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है, लेकिन नहीं, कभी ऐसा भी अवस्था होते हैं जिसमें बिना ऑक्सीजन के ही जो है ग्लूकोज विखंडन होते हैं। जैसे अभी हम लोग जो पीछे जो समीकरण देखा तो उसमें आपको हम फिर से दिखाते हैं कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही जो है ग्लूकोज का विखंडन होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है। तो कह रहा है कि नहीं, हर कुछ ऐसे भी जो है श्वसन होते हैं जिसमें ऑक्सीजन के ही बिना ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ही जो है ग्लूकोज का विखंडन होते हैं, ग्लूकोज टूटते हैं, विखंडित होते हैं। तो यही जो है अवायवीय श्वसन में ऐसा होता है। अब अवायवीय श्वसन के अंतर्गत ग्लूकोज का आंतरिक विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ही हो जाते हैं। मतलब बिना ऑक्सीजन के ही जो है ग्लूकोज अपना विखंडन करके ऊर्जा विमुक्त करता है। इस क्रिया के द्वारा एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है।
और जब ऐसा स्थिति जब होता है, बिना ऑक्सीजन के जो है माने ग्लूकोज विखंडन होता है, तो ग्लूकोज का एक अणु जब वो विखंडन होता है तो उससे दो जो है पायरुवेट अणु का निर्माण होता है। यह जो है क्रिया कोशिका द्रव में ही संपन्न होती है। और जो ये कोशिका ग्लूकोज का जो विखंडन होने का जो क्रिया है, बल्कि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन हो या फिर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में विखंडन हो, ये दोनों क्रिया कोशिका द्रव में ही होते हैं। बल्कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना या फिर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना, ये दोनों क्रिया जो है कोशिका द्रव में ही संपन्न होते हैं। तो ये कह रहा है यह जो है क्रिया कोशिका द्रव में होती है। इसका प्रत्येक चरण एक विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है। और इसका जो प्रत्येक चरण, इसमें कई चरण होते हैं, तो जितने भी चरण जो कार्य होता है वो सभी चरण में एक विशिष्ट एंजाइम जो है उसमें काम करती है, जिससे वो उत्प्रेरित होता है। अब हम लोग जो है पायरुवेट की स्थिति देखेंगे कि ग्लूकोज से पायरुवेट में बदलने के बाद वो कौन कौन से स्थिति में आता है। तो पायरुवेट का जो है देखा जाए तो इसका 3 प्रकार की स्थिति होती है। पायरुवेट जो है, पायरुवेट बनने के बाद वो 3 तरह के स्थिति प्रकट होता है उसके सामने, और वो 3 तरह से कार्य करता है। तो हम लोग तीनों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले इस फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। इस फिगर में आपको जो है स्पष्ट रूप से पता लग जाएंगे। तो यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जो है कोशिका द्रव में जो है ये विखंडित हुआ, पायरुवेट में बदला। पायरुवेट में बदलने के बाद इसका पहला जो स्थिति होती है वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो सकता है। तो अगर पायरुवेट जो है अगर आपको जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो है विखंडित होती है तो इससे हमें इथेनॉल की प्राप्ति होती है। उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो यह क्रिया जो होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। अगर दूसरा स्थिति देखा जाए पायरुवेट का, तो दूसरा स्थिति पायरुवेट का जो है ऑक्सीजन के अभाव में। तो अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन के अभाव में विखंडित होना पड़ता है तो वह जो है आपका लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये दूसरा स्थिति इसके सामने प्रकट होती है। और तीसरा स्थिति जो है आपका ऑक्सीजन के उपस्थिति में। पायरुवेट जो है अगर ऑक्सीजन के उपस्थिति में विखंडित होती है तो वह जो है वह विखंडित होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड, आपका जल और ऊर्जा एटीपी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसके पास 3 स्थितियां होती है और 3 स्थितियां में कोई भी एक स्थिति वो लागू करता है। तो ये ऑक्सीजन के जो अनुपस्थिति में जो क्रिया होती है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो क्रिया होती है, यह क्रिया ईस्ट में होता है, यह ईस्ट में ज़्यादा होता है। यह क्रिया जो है दूसरा स्थिति जो है मांसपेशियां में, आपका मांसपेशियां के कोशिकाओं में होती है। और यह क्रिया, यह जो स्थिति जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये इसका 3 स्थितियां होती है। तीनों स्थिति को हम लोग जो है विस्तार से देखते हैं। तो पहला स्थिति हम लोग देखते हैं कि पायरुवेट जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या में परिवर्तित हो जाती है। तो पहला स्थिति जो है हम लोग यहाँ देखेंगे। तो पहला स्थिति है पायरुवेट ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो अभी जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर देखा पहला स्थिति का फिगर, यहाँ पर हम लोग जो है पहला स्थिति जो हम लोग देखा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में है, तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो है पायरुवेट एथेनॉल जो है अल्कोहल है, अल्कोहल के रूप में बदल जाता है पायरुवेट। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है और ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है। तो ये जो क्रिया ईस्ट में होता है। तो ये पहला स्थिति हो गया। तो पहला स्थिति इसी चीज़ को हम लोग वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि पायरुवेट जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में एथेनॉल के रूप में परिवर्तित हो जाती है एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। यह क्रिया जो होते हैं, इसी क्रिया को हम लोग किण्वन की क्रिया कहते हैं।
यह क्रिया ईस्ट में होता है। आपका यह क्रिया जो है ईस्ट में हो जाता है, होते रहता है। पाइरूवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाते हैं, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से यह किण्वन की क्रिया कहलाता है। अब दूसरा हम लोग स्थिति देखते हैं। दूसरा स्थिति है ऑक्सीजन के अभाव में। तो जब पाइरूवेट जो है ऑक्सीजन के अभाव में, मांसपेशियों में जो है ऑक्सीजन का अभाव हो जाते हैं, तो पाइरूवेट जो है लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और उसके साथ ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब ऑक्सीजन के अभाव में पाइरूवेट टूटते हैं तो वो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है और उसके साथ साथ ऊर्जा देता है। तो यह जो है दूसरा स्थिति है हमारा, जो है यहाँ पर आपको हमने फिगर में तो समझाया था, यहाँ फिर यह दूसरा स्थिति है कि यह जो है ऑक्सीजन के अभाव में जो है पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा के रूप में जो है प्राप्त हमें होता है। तो यह जो है जब मनुष्य जो है जब व्यायाम करते हैं, जब ये व्यायाम करते हैं या वो दौड़ते हैं, तो दौड़ने के उपरांत जो है मांसपेशियों में, शरीर में कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि दौड़ने के उपरांत जो है कोशिका में उतना ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाता है। हम जब कोई भी व्यक्ति जब दौड़ते हैं तो वो सांस जितना लेना चाहिए उतना नहीं लेते हैं, वो रुक रुक के सांस लेते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन शरीर के अंदर में अल्प मात्रा में पहुंचता है। और ऑक्सीजन जो है पूरा शरीर में नहीं पहुंचने के कारण वह पाइरूवेट जो है पाइरूवेट को जो है ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। और वैसे स्थिति में शरीर जब दौड़ते हुए रहते हैं तो ऊर्जा की भी आवश्यकता बहुत पड़ती है। तो वह ऊर्जा को पूर्ति करने के लिए पाइरूवेट जो है अपने को विखंडित जब करता है बिना ऑक्सीजन के अभाव में, तब वो जो है लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है और उसके साथ ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह लैक्टिक अम्ल जो है जब कोशिका में संचित हो जाता है, संचय हो जाता है, तो वह अम्ल कोशिका में जलन देने लगता है, ऐंठन देने लगता है या दर्द देने लगता है। तो इस तरह से जब कोई भी व्यक्ति जब व्यायाम करते हैं या फिर दौड़ते हैं या तेजी से कोई कार्य करते हैं तो उनके शरीर में ऑक्सीजन की उस समय कमी हो जाती है और वैसे स्थिति में पाइरूवेट जो है विखंडित होता है ऊर्जा पूर्ति करने के लिए। तो वैसे स्थिति में ऊर्जा तो वो बना देता है, तो टूट जाता है ऊर्जा में, परंतु उसके साथ लैक्टिक अम्ल का भी उत्पादन कर देता है और वह जो है कोशिका में संचित हो जाता है। और वह कोशिका में संचित होने के उपरांत वह जो है वह कोशिका में संचित होने के बाद लैक्टिक अम्ल जो है वो दर्द देने लगता है और जब तक दर्द देता है तब तक वो आपका जो है लैक्टिक अम्ल रहते हैं। तो जब तक वो अम्ल रहते हैं तब तक वो दर्द, ऐंठन या फिर जो है जलन जैसा महसूस होता है। जब वो आदमी जो दौड़ रहे थे जब वह अस्थिर होते हैं, तो जब अस्थिर होने के बाद उनको ऑक्सीजन पूरा जब शरीर में मिलने लगता है, तो मिलने के उपरांत जो है पाइरूवेट जो है फिर विखंडन होने लगता है, जिससे पूरा ऊर्जा मिलती है और लैक्टिक अम्ल बनना बंद हो जाता है। और वो जो बना हुआ लैक्टिक अम्ल है वो पसीना के सहारे शरीर से, कोशिका से बाहर हो जाता है। तो इस तरह से वह जैसे लैक्टिक अम्ल जो है शरीर से बाहर होता है पसीना के सहारे, तो वो शरीर में जो दर्द होते हैं, ऐंठन होते हैं, जलन होते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो तब जाके आदमी को, व्यक्ति को आराम बुझाता है। तो ये ऑक्सीजन के अभाव में पाइरूवेट विखंडित होती है, तो वो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से जब व्यक्ति कोई दौड़ते हैं तब उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वह कमी के कारण पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा के रूप में बदलता है और वही हमारा शरीर में फैलने के बाद लैक्टिक अम्ल दर्द या ऐंठन महसूस होने लगते हैं। अब तीसरा स्थिति में हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का जो है पूर्ण ऑक्सीकरण होता है।
यह जो है ऑक्सीकरण होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है। जब उसको ऑक्सीजन जब पूरा मिलने लगता है पाइरूवेट को, जब ऑक्सीजन उसको जितना चाहिए विखंडन होने के लिए उतना उसको पूर्ण रूप से मिलने लगता है, तो वह ऑक्सीकृत होके वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल का निर्माण करता है और प्लस ऊर्जा एटीपी ऊर्जा का उत्पादन करने लगता है। और यह जो क्रिया होते हैं, जब यह क्रिया होने लगते हैं प्रक्रिया, तो इसी को हम लोग जो है वायवीय श्वसन कहते हैं, क्योंकि यह जो है पाइरूवेट जो है यह क्रिया ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही करता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट जो है आपका टूटकर वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो तीनों स्थिति में हम लोग ने जो देखा, तीनों स्थिति में तीन चीज का वो निर्माण करता है। तीनों स्थिति में तीन चीज का निर्माण होता है। पहला जो है, अगर जो है पाइरूवेट ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में करता है तो उससे निर्माण जो होता है आपका इथेनॉल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है, प्लस आपका ऊर्जा प्राप्त होता है। यह क्रिया ईस्ट में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, इसी को हम लोग किण्वन क्रिया भी कहते हैं। दूसरा स्थिति पाइरूवेट का होता है ऑक्सीजन के अभाव में टूटना। तो ऑक्सीजन के अभाव में जब जो है पाइरूवेट विखंडित होती है तब वह जाके लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, प्लस ऊर्जा बनाता है। ये जो है देखिए दोनों में आसमान जमीन के फर्क हो रहे हैं। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इथेनॉल बना रहा है, ऑक्सीजन के अभाव में आपका लैक्टिक अम्ल बन रहा है। दोनों में ऊर्जा उत्पन्न हो रहे हैं, एकरो में ऊर्जा बन रहा है, एरो में ऊर्जा मिल रहा है, परंतु एक में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इथेनॉल की प्राप्ति हो रही है, परंतु ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल की प्राप्ति हो रही है। जब आपको पाइरूवेट को तीसरा स्थिति में पाइरूवेट को अगर पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिलता है तो पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिलने पर वो ऑक्सीकृत होके आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। तो यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होते हैं और यह लैक्टिक अम्ल जो है मांसपेशियां का कोशिका में संचित होते हैं। तो इस तरह से इसका जो है तीन स्थिति प्रकट होते हैं और तीनों में तीन चीज का निर्माण करता है। फिर से देखते हैं, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका एथेनॉल आपका बनता है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में आपका जो है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करता है। ऑक्सीजन के अभाव में अगर टूटता है पाइरूवेट तो आपका लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण करता है। लेकिन पाइरूवेट अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो इसके तीन स्थिति होते हैं। अब हम लोग अब जो है देखेंगे कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। उससे पहले हम लोग चौथा टॉपिक देख लेते हैं, वायवीय श्वसन कहते किसको हैं। तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ही वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के जो उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है जो उसी को ही हम लोग वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहते हैं। जिसमें हम लोग तीसरा स्थिति में हम लोग ने जो देखा सी में, वो पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और आपका ऊर्जा प्राप्त कर रहा था। तो इसी को हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। अब हम लोग जो है पांचवा टॉपिक में देखेंगे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में कई अंतर होते हैं। जिसमें पहला जो है वायवीय श्वसन ग्लूकोज अर्थात भोजन का विखंडन ऑक्सीजन के उपस्थिति में करता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होते हैं। इस अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होते हैं। अवायवीय श्वसन में ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इसका विखंडन होता है। दूसरा अंतर जो है
वायवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा के रूप में टूटता है। वायवीय श्वसन में जब जो है आपका ग्लूकोज टूटते हैं, विखंडित होते हैं, तो उससे हमें जो प्राप्त होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होता है। यहाँ देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित हुआ, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की प्राप्ति होता है। लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब टूटता है तो अल्कोहल की प्राप्ति होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा की प्राप्ति करता है। यहाँ देख सकते हैं ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में विखंडित होता है, टूटता है, अभिक्रिया करता है तो अल्कोहल बनाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होता है और प्लस ऊर्जा की प्राप्ति होता है। तो ये दोनों में अंतर है। इसके अलावे और भी अंतर है कि वायवीय श्वसन में जो हमें ऊर्जा मिलता है वो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होता है। जब वायवीय श्वसन होगा तो उसमें ऊर्जा जो प्राप्ति होते हैं वह ऊर्जा अधिक मात्रा में हमें मिलता है, परंतु अवायवीय श्वसन में जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वह ऊर्जा अल्प मात्रा में मिलता है। ये ऊर्जा जो देख रहे हैं ये ऊर्जा जो है हमें अधिक मात्रा में वायवीय में मिलता है। वायवीय में जब ग्लूकोज विखंडित होती है तो उससे ऊर्जा जो मिलता है वो हम लोग को अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है, लेकिन इसमें कम मात्रा में प्राप्त होता है। तो ये भाग 1 का जो है हम लोग का वायवीय श्वसन में हम लोग को जानना था, अवायवीय और वायवीय श्वसन में जानना था। अब हम लोग भाग 2 में इसके आगे हम लोग चलेंगे तो देखेंगे कि पेड़ पौधे में श्वसन का अंग कौन कौन है और उसमें श्वसन का क्रिया कैसे होता है, और जीवों में श्वसन का क्रिया करने वाला तंत्र अंग कौन कौन है। तो ये दूसरा भाग में हम लोग विस्तार रूप से देखेंगे।